नमस्कार। चलिए आज सीधे बात करते हैं झारखंड के एक बहुत ही दिलचस्प निर्वाचन क्षेत्र सिल्ली की। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जो हमें दिखाती है कि वोटर की नाराजगी और जागरूकता का राजनीति पर कितना गहरा असर पड़ता है। सिल्ली, जहां सत्ता का संतुलन लगभग हर चुनाव में बदल जाता है। आइए इस चुनावी पहेली को परत दर परत समझते हैं। अपनी इस पड़ताल में हम 6 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले सिल्ली की जमीनी हकीकत को जानेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों का मतलब समझेंगे, इसके बाद पिछले 20 साल के पैटर्न को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सत्ता विरोध इतना मजबूत क्यों है। फिर शासन के लिए एक मॉडल पर बात करेंगे और अंत में शिकायतों को विश्वास में कैसे बदला जाए, इस पर गौर करेंगे। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले उसकी मिट्टी और वहां के लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों को समझना पड़ता है। तो चलिए सिल्ली की अपनी खास सामाजिक और आर्थिक पहचान को करीब से जानते हैं। तो सिल्ली एक ग्रामीण और जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ की सियासत और समाज दोनों पर दो बड़े समुदायों का गहरा असर है, मुंडा और महतो। यही सामाजिक ताना बाना यहाँ के चुनावी नतीजों की नींव रखता है। लेकिन बात सिर्फ समुदायों की नहीं है। लोगों के असली मुद्दे तो उनके रोज की जिंदगी से जुड़े हैं। खेती किसानी है, लेकिन उसमें कोई खास तरक्की नहीं है। बिजली आती जाती रहती है, उसका कोई भरोसा नहीं। और शायद सबसे बड़ी मुसीबत, जंगली हाथियों के झुंड जो रातों रात आपकी मेहनत से उगाई फसल को तबाह कर देते हैं। यही 3 असल मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन जमीनी मुद्दों पर सिल्ली का वोटर अपनी राय कैसे देता है। देखिए, चुनावी आंकड़े किसी भी इलाके की सामूहिक आवाज होते हैं। चलिए सुनते हैं कि सिल्ली के आंकड़े क्या कहानी सुना रहे हैं। 2019 के हिसाब से सिल्ली में करीब 2,06,000 वोटर थे। ये एक ऐसा नंबर है जहां हर एक वोट की कीमत होती है और जीत हार का फासला अक्सर बहुत बड़ा नहीं होता। और यहाँ का वोटिंग परसेंटेज देखिए, कमाल का है। 2019 में 77% लोगों ने वोट डाला। ये बहुत ऊंचा आंकड़ा है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ का वोटर सो नहीं रहा है। वो अपने मुद्दों को लेकर जागरूक है और जब मौका आता है तो अपना फैसला सुनाता है। और इतने भारी मतदान में जरा सी भी नाराजगी नतीजों को पूरी तरह से पलट सकती है। यहाँ की राजनीतिक लड़ाई भी बिल्कुल साफ है, कोई उलझन नहीं। मुकाबला सीधे सीधे 2 पार्टियों के बीच है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू। वोटर के सामने विकल्प एकदम स्पष्ट होते हैं। और अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिल्ली की राजनीतिक बेचैनी की पूरी कहानी कह देते हैं। सिर्फ 5 साल के अंदर दोनों पार्टियों की किस्मत कैसे पूरी तरह पलट गई। जो पार्टी 2019 में 52% से ज्यादा वोट लेकर जीती थी, वो 2024 में 28% पर सिमट गई। ये कोई मामूली बदलाव नहीं, ये एक जबरदस्त उलटफेर है। ये जो हमने अभी देखा, ये कोई एक बार की बात नहीं है। अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देखें तो सिल्ली में सत्ता एक पेंडुलम की तरह जेएमएम और आसू के बीच लगातार इधर से उधर झूलती रही है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एक जागरूक नागरिक होना कितना जरूरी है। हमारे संविधान की भी यही भावना है कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ अपनी बात रखने का और सोच समझकर अपना प्रतिनिधि चुनने का हक है। ये कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है, ये लोकतंत्र की बुनियाद है। जरा इस सफर को देखिए। 2000 से 2009 तक आसू के सुदेश महतो का दबदबा रहा। 2014 में पासा पलटा, जेएमएम के अमित कुमार जीते। 2018 के उपचुनाव में भी जेएमएम। लेकिन 2019 में सुदेश महतो ने फिर वापसी की और 2024 में फिर वही कहानी दोहराई गई और अमित कुमार जीत गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है, सत्ता का वो पेंडुलम जो कभी एक जगह ज्यादा देर टिकता ही नहीं। और सिल्ली का ये चुनावी इतिहास एक बात को बिल्कुल सच साबित करता है। यहाँ सत्ता में होना कोई गारंटी नहीं, बल्कि एक बहुत कठिन परीक्षा है। और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें अब तक कोई भी पार्टी लगातार पास नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या वजह है कि सिल्ली का वोटर हर कुछ साल में अपना मन बदल लेता है। क्या इसके पीछे कोई गहरा, कोई ढांचागत कारण छिपा है? तो चलिए अब इस सत्ता विरोधी लहर की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ किसी एक नेता की नाकामी का मामला नहीं है। ये दरअसल सिल्ली में बने एक खास तरह के राजनीतिक संतुलन का नतीजा है। देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास कुछ फायदे जरूर होते हैं। एक जाना पहचाना चेहरा होता है, सरकारी योजनाओं का लाभ होता है, पार्टी का संगठन होता है।
लेकिन सिल्ली में इन सब फायदों पर वहां की जमीनी दिक्कतें भारी पड़ जाती हैं। वही बिजली, पानी और हाथियों से फसल की बर्बादी जैसे मुद्दे जो हल नहीं हो पाते। ये रोज की परेशानियां सरकारी योजनाओं के असर को भी फीका कर देती हैं और सामने एक मजबूत विपक्ष इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है। और यही संतुलन विपक्ष को हमेशा एक मौका देता है। वो लोगों की उस निराशा को आवाज देता है जो सत्ताधारी पार्टी के वादों और जमीन की हकीकत के बीच के फासले से पैदा होती है। ये एक ऐसा चक्र बन गया है जो खुद को बार बार दोहराता है और सत्ता का वो पेंडुलम झूलता रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्र को कभी तोड़ा भी जा सकता है? समस्या को तो हमने समझ लिया, अब एक ऐसे समाधान पर नजर डालते हैं जो सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि लोगों का स्थायी विश्वास बनाने पर टिका हो। इसे एक चतुर्मुखी सिद्धांत कह सकते हैं, मतलब एक चार तरफा अप्रोच। पहला, चुनावी नजरिया, यानी सिर्फ वोट मत मांगिए बल्कि बूथ लेवल पर लोगों की असल तकलीफों की लिस्ट बनाइए। दूसरा, संगठनात्मक नजरिया, यानी पार्टी को सिर्फ एक चुनावी मशीन नहीं बल्कि सर्विस डिलीवरी का एक जरिया बनाइए। तीसरा, कहानी कहने का नजरिया, यानी विकास की एक सच्ची कहानी बताइए जिसमें अपनी सफलताओं के साथ साथ कमियों को भी ईमानदारी से स्वीकार करें। और चौथा, संसाधनों का नजरिया, यानी पार्टी के फंड और मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार के लिए नहीं बल्कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने और उनकी मदद करने के लिए करें। लेकिन ये सिद्धांत हवा में काम नहीं कर सकता। ये तभी कारगर होगा जब ये सीधे तौर पर लोगों की ज़रूरतों और शिकायतों से जुड़ा हो। इसके लिए हमें लोगों की प्राथमिकताओं का एक नक्शा बनाना होगा। ये मतदाता शिकायत नक्शा देखिए। ये साफ दिखाता है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दे ज्यादा अहम हैं। जंगल के पास बसे गांवों के लिए हाथियों से फसल का नुकसान सबसे बड़ी और फौरी समस्या है। खेती वाले सभी इलाकों में कृषि संकट एक बड़ी चिंता है और सिल्ली कस्बे के पास युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब हम इस तरह का डेटा देखते हैं तो ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की कहानियां हैं। आज के डिजिटल दौर में भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी यही कहता है कि किसी की भी निजी जानकारी का उपयोग सहमति और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। भरोसे की पहली शर्त ही पारदर्शिता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर कोई नेता असरदार तरीके से शासन करना चाहता है तो उसे इस नक्शे को समझना ही होगा। पूरे सिली के लिए एक ही पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा। समाधान को हर इलाके की जरूरत के हिसाब से बनाना होगा, क्योंकि जो नीति जमीन की सच्चाई को नजरअंदाज करती है उसका फेल होना तय है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सिली एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जो अपने नेताओं से लगातार जवाबदेही मांगता है। तो क्या डेटा, जमीनी हकीकत और सीधी सर्विस डिलीवरी पर आधारित राजनीति वोटरों की इस उम्मीद को पूरा कर सकती है? क्या ये चुनावी पेंडुलम को रोककर एक स्थिर और जवाबदेह शासन दे सकती है? इसका जवाब तो सिली का भविष्य ही देगा। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।